और आपका लास्ट में लिखते हैं लाइसोसोम, राइट। तो देखिए ध्यान देंगे, ये तीनों ही सेल ऑर्गेनेल्स आपस में, देखिए आपकी जो सेल होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन है अंदर, राइट। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्यूब्स की बनी हुई ये काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, जो कि क्या करती हैं, आपके सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं और सेल से बाहर और अंदर जो एक्सचेंज होता है उनको भी कंट्रोल करती हैं, ट्यूब्स की थ्रू होता है। तो अंदर मिलके एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर लेती हैं ये, ठीक है, जिसे अपने क्या कहते हैं, बस आप नेम याद रख लीजिएगा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं दो, वो भी इसके अंदर साथ में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका तीनों मिलके, तीनों ये जो है ये मिलके बनाते हैं आपके एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। मेम्ब्रेन से क्लियर है कि मेम्ब्रेन्स इनकी जो होती है आपस में जुड़ी रहती हैं एक तरह से, मान लीजिए, ठीक है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपका ये बना लेते हैं, ध्यान रहेगा। चलिए तो आइए इनके बारे में बात करते हैं, तीनों सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। देखें तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी आपके कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है, कैमिलो गोल्जी, ये सिंपल सा नेम है, इसके साथ ही याद हो जाएगा गोल्जी, गोल्जी, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे मिलकर बना होता है, इसमें अनब्रांच छोटी छोटी सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें अपने बोलते हैं क्या, सिस्टर्नी, ठीक है। देखिए वो क्रिस्टी था माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे सिस्टर्नी है, ठीक है। छोटी छोटी ब्रांच ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स, ये गोल्जी वैक्यूल्स होती हैं, गोल्गियन वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये चार चीज़ों से मिलकर आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना होता है, क्लियर। और अगर मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, देखिए जो आपकी ईआर है, शॉर्ट फॉर्म में आप ईआर भी लिखते हैं, तो ईआर क्या है, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, इसमें ये तीन चीजें होती हैं, ये तीन चीजों से मिलकर क्या बनती है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है, राइट। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये आपके लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखेंगे लाइसोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स मिलकर करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आपको देखो एक ही चीज यहां पे डिफरेंट है, वो है वैक्यूल्स, ठीक है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आप ये याद रखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ ये चीजें ही क्या होती हैं, एक्स्ट्रा होती है वैक्यूल, बाकी दोनों की सेम है, तो आपको याद हो जाएगा, राइट। तो देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, नॉर्मल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, इसके फंक्शंस याद रखेंगे अपने, ठीक है। एक तो ये सेल वॉल के कंपोनेंट्स बनाती है, आपके सेल वॉल के कंपोनेंट्स है ना, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, उस तरह से, ठीक है। और जैसे कि सेल प्लेट बनती है, डिवीजन के टाइम में सेल प्लेट, कहने का मतलब आप इतना याद रखिए, सेल वॉल का फॉर्मेशन ये करती है, ठीक है। चलिए इसके अलावा पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि, चलिए और सिंपल देखते हैं इसके, स्टोरेज, ठीक है, सिक्रेशन, स्पर्म जो होते हैं वहां पे उसका जो एक्रोसोम होता है उसका फॉर्मेशन, स्पर्म सेल्स होती हैं जो आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, उसमें एक्रोसोम का जो उसका हेड होता है उसके अंदर एक्रोसोम का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। सिक्रेशन का काम करता है, ठीक है, मोस्टली स्टोरेज का काम करता है ये आपका। और देखिए मैंने अभी एक वर्ड लिखा था पैकेजिंग, तो पैकेजिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है ना, आप ये उसका फंक्शन मान सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैंने डिस्कस किया था पहले ही कि सेल मेम्ब्रेन, जब सेल किसी भी एनवायरनमेंट में रहती है तो अपने आसपास की सेल्स के साथ में क्या करती हैं, एक्सचेंज करती रहती हैं, ठीक है। या तो अगर बात करें कि सेल के अंदर कुछ आ रहा है तो उसको इनटेक करना आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का काम है, या फिर सेल के अंदर जो बन रहा है उसको बाकी सेल्स तक पहुंचाना, तो ये सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इनके ये कंबाइंड फंक्शन मान सकते हो, पैकेजिंग, सब्सटेंसेस की पैकेजिंग वगैरह करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका इतना बहुत है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती हैं,
ठीक है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER जिसे अपने बोलते हैं, और एक होती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है, ये डिपेंड करता है, देखिए रफ क्या है, रफ से आप याद रखेंगे इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, R4 रफ, R4 राइबोसोम्स। ये मान सकते हैं कि जो हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रफ वाली, ये राइबोसोम्स को कंटेन करती है। ठीक है, और आपको पता है राइबोसोम जहां पे भी प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। तो देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है ये। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को साइट प्रोवाइड करती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम जब एब्सेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं करती हैं। तो ध्यान रखेंगे हमारी SER जो है वो लिपिड सिंथेसिस के रिलेटेड होती है, स्टीरॉयड से रिलेटेड होती है। आप लिपिड याद रख सकते हो, लिपिड सिंथेसिस का जो काम है वो SER करती है। इसके अलावा आपकी SER एक और काम करती है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करती है। सर ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, तो देखिए डिटॉक्सिफिकेशन हार्मफुल जो चीजें होती है जैसे अपने बॉडी में, उनको एलिमिनेट करना। ठीक है, उनको सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना, जिससे मतलब अनहार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देना उनको। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम। ठीक है, और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बनाता है, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी होती है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी होती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी करती है, मेम्ब्रेन्स जो बनती हैं। ठीक है, वो तो मेम्ब्रेन्स बायो मतलब उनका बायोजेनेसिस, जेनेसिस जहां पे भी टर्म सुनोगे उसका मतलब होता है बन रही है कोई भी चीज। ठीक है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन जो सिस्टम है आपके, जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन भी यहीं से होता है, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, अब आ जाता है लाइसोसोम की तरफ। ठीक है, चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो अभी आपने देखा गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये सब आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लाइसोसोम फॉर्म करती हैं। क्लियर? चलिए अब देखिए लाइसोसोम को समझते हैं। लाइसोसोम को बोलते हैं आपका सुसाइडल बैग, राइट? ठीक है, सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं देखते हैं। आइए देखिए, लाइसोसोम जो होता है उसमें आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। जैसे आपने देखा था अमीबा जो था, अमीबा एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है। ठीक है, उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम के पास में क्या होते हैं, या इसको सिंपल अगर आप समझना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये। ठीक है, ये डाइजेशन का काम करते हैं। कोई भी फूड पार्टिकल है या कोई भी बैक्टीरियम सेल जब आती है तो उसका डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम्स अपने को रिक्वायर होते हैं वो इसके अंदर फिल्ड रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी जो उन्होंने बात करी थी गोल्जी बॉडी, ठीक है, या आपके लाइसोसोम्स हैं या आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे क्या है भाई, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपका लाइसोसोम जो है इसके अंदर देखिए यहां पे आपके जो एंजाइम्स हैं वो सीधे लिख देता हूं मैं कौन कौन से होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो थे, डीएनए या आरएनए, ठीक है, अगर मान लो कोई बैक्टीरिया आता है तो उसमें डीएनए भी होता है, अगर उसको वो अमीबा डाइजेस्ट करेगा तो उसके पास में क्या चाहिए, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए न्यूक्लियेजेस चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए मैं सीधा लिख देता हूं सिंपल, कार्बोहाइड्रेजेस चाहिए। देखिए एंजाइम्स जब भी आता है तो वहां पे एजेस लग जाता है। ठीक है, एंड में एज लग जाता है। प्रोटीन्स को लिए प्रोटीएजेस चाहिए। ठीक है, और लिपिड्स के लिए लाइपेजेस चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम्स एंड ऑल, काफी टाइप के एंजाइम्स जो होते हैं वो सारे किस में फिल्ड रहते हैं, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसे अपने क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या आपके हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, राइट, ब्रेकडाउन का काम करते हैं। ठीक है,
चलिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट आ गया तो उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस जो है ग्लूकोज उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये, अब देखें एक थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जैसे अपनों ने अमीबा की बात की थी, तो एंडोसाइटोसिस जब प्रोसेस की थी अपनों ने, आपने ध्यान दिया होगा, जब जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर आया था तो उसके चारों तरफ में फूड वैक्यूल बन गई थी, आपकी वैक्यूल बन गई थी, ठीक है। देखिए ये जो वैक्यूल बन जाती है फूड पार्टिकल के चारों तरफ, इसे कहते हैं फैगोसोम, ठीक है। फैगोसोम मतलब फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू इसने एनगल्फ किया है तो फैगोसोम बन जाता है। अब यहां पे आपका क्या प्रेजेंट है, आपका लाइसोसोम, ठीक है। तो लाइसोसोम जिसके पास में सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसे कहते हैं आपका प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। देखिए लाइसोसोम कैसे फंक्शन करता है, इसीलिए मैं आपको दोबारा थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी लाइसोसोम जब ये फूड पार्टिकल अंदर एनगल्फ कर लेती है कोई भी सेल, ठीक है, तो उसको चारों तरफ एक वैक्यूल बन जाती है, उसे बोलते हैं फैगोसोम। और देखिए अब क्या होगा, लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ में जाके जुड़ जाता है, राइट। तो जुड़ जाता है तो क्या होगा, देखिए तो आपके सामने लाइसोसोम जुड़ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे क्या बोलते हैं, फैगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं इसे अपने, ठीक है। और ये इसमें क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स छोड़ देगा जिसकी वजह से इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और बाद में इसको क्या कर देंगे, जितने भी वेस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट होगा और जो वेस्ट होगा उसे बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो देखिए अब कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो ये सेल डैमेज हो चुकी है, ठीक है, ये अगर सेल डैमेज हो गई तो जो हमारा जो लाइसोसोम होता है, ठीक है, ये तो खाने का प्रोसेस था, अगर कभी कभी हमारी सेल वगैरह डैमेज हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है और अपने सारे के सारे एंजाइम्स क्या है पूरी सेल में स्प्रेड हो जाते हैं। सेल में स्प्रेड हो जाते हैं तो सारी की सारी सेल का क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है पूरी सेल का, पूरी सेल की पूरी सेल क्या हो जाती है हमारी, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, खुद ने क्या कर दिया, पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑटोलाइसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑटोफैगी भी बोलते हैं। खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को भी खाने लग जाता है ये। अगर मान लो डेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए सेल है अपने, तो उसके अंदर क्या है, कुछ पुराने जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको खत्म भी किया जाता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, उन माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मान लो, तो इसको क्या कर जाएगा, एनगल्फ कर जाएगा, खत्म कर देगा, ठीक है। तो खुद के सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं डेड वगैरह उनको किल भी करता है ये, ऑटोफैगी बोलते हैं, ठीक है, ऑटोफैगी। और कभी कभी ये पूरी सेल का डाइजेशन भी कर देता है, ठीक है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा, ये तो छोटी क्लास में अपने पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको लाइसोसोम क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका राइबोसोम। देखिए राइबोसोम छोटे छोटे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, पहली बात तो ध्यान रखेंगे, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं, क्लियर, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। और आपने देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, उनमें दो डिफरेंट काइंड के आपके क्या थे, राइबोसोम्स थे, देखिए, ठीक है। तो देखिए हमेशा ध्यान रखेंगे, राइबोसोम जब भी बात करेंगे तो वहां पे दो यूनिट्स होती हैं, एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, ठीक है, स्मॉलर सब यूनिट और ये होती है हमारी लार्ज सब यूनिट, ठीक है। और ध्यान रखेंगे दोनों जो यूनिट्स हैं उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है इंपॉर्टेंट, या आप सिंपल अगर याद रखना चाहो तो मैग्नीशियम वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सब यूनिट्स के बीच में उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। मैग्नीशियम उन दोनों यूनिट्स को जोड़ता है, ये सिंपली आप ये याद रख लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम Mg+2, ठीक है। अब देखिए तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें 80s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें कि हमारी जो 70s राइबोसोम है वो 50s यूनिट और 30s स्मॉल यूनिट दोनों से मिलकर बना होता है, और जो 80s होता है उसमें 60s और 40s यूनिट्स होती हैं। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कि राइबोसोम बना किससे होता है, तो ध्यान देंगे न्यूक्लियोलस मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा न्यूक्लियस वाले में इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने वहां बताया था कि न्यूक्लियोलस क्या करती है, न्यूक्लियोलस खुद बनी होती है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से, राइट। तो वो क्या करती है, राइबोसोम का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, आरएनए का प्रोडक्शन करती है। तो राइबोसोम जो हमारा बना होता है वो किससे बना होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरएनए आपको पता है न्यूक्लिक एसिड होता है एक तरह का, प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो ये बना किसका होता है, ठीक है। तो मेड अप ऑफ आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बने होते हैं। और ध्यान देंगे हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो ही क्या करते हैं, ट्रू प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब हमारा जो मैसेंजर आरएनए, आपको अब याद कराता हूं मैं, न्यूक्लियस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे डीएनए से आरएनए बना था और आरएनए से प्रोटीन्स बनी थी। डीएनए इंफॉर्मेशन रखता है प्रोटीन्स बनाने की, ठीक है, तो वहां से वो एमआरएनए बना के भेजता है, ठीक है। उस एमआरएनए और राइबोसोम ये जो है दोनों मिलके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्या, राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये क्या करता है, एमआरएनए के साथ में मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, राइट। चलिए, तो यहां पे एक चीज लिखी हुई है क्या, एस, ये एस जो है, तो यहां पे एस क्या करता, ये क्या है, आपकी स्वेदबर्ग यूनिट है, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एस जो है ना, ये सेडिमेंटेशन रेट होती है, ठीक है, कि कोई भी जो राइबोसोम है वो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, मतलब उसको तेज से घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो उस टाइम पे उसकी सेडिमेंटेशन रेट है। अभी आप इतना याद मत रखिए, आप इसको सिर्फ शॉर्ट में याद रख लीजिए कि स्वेदबर्ग यूनिट होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि डाउट आया था बच्चों का, सर ये क्या है, तो इट्स सेडिमेंटेशन रेट है ये, ठीक है, राइबोसोम की, सेंट्रीफ्यूज जब इसको करते हैं अपने, ठीक है। चलिए, तो आप इतना याद रखेंगे, स्वेदबर्ग यूनिट, एस स्टैंड्स फॉर स्वेदबर्ग यूनिट। Mg+2 यहाँ पे जुड़ा होता है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ये बना किससे हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये वाली यूनिट भी आरएनए और प्रोटीन से बनी है, ये वाली यूनिट भी आरएनए और प्रोटीन से बनी है। तो कोई भी जो राइबोसोम होता है वो दो यूनिट से मिलकर बनता है, लार्ज और स्मॉल, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड की है, 70s और 80s। क्लियर। तो राइबोसोम क्या है, एमआरएनए के साथ में मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, एमआरएनए प्लस राइबोसोम, ठीक है। अगर छोटा, ओके, तो ये आपका राइबोसोम हो गया। अब देखिए कुछ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में अपने फिर भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं ताकि रह ना जाए। उनके बारे में सिर्फ अपने को उनके फंक्शन ही याद रखने हैं, ठीक है। सेंट्रियोल, ठीक है, या सेंट्रोसोम, ठीक है। तो इसका एक टर्म और है सेंट्रोसोम, आप याद रखेंगे सेंट्रियोल। देखिए सेंट्रियोल क्या होता है, ये माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। अब मैं जितनी भी बात करूंगा ना वो माइक्रोट्यूबुल्स की ही करूंगा, ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं ये प्रोटीन्स, मतलब ये प्रोटीन्स के होते हैं, ट्यूब्स होती हैं। तो सेंट्रियोल क्या है, देखिए सेंट्रियोल ये आपके न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, आप इतना ही याद रखेंगे, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम में क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, बस, ठीक है। तो आपका सेंट्रियोल क्या है, सेल डिवीजन के टाइम में स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि बेसल बॉडीज बनती हैं, क्या बनती हैं। चलिए, तो सेल डिवीजन करवाने मतलब कोई भी सेल जब डिवाइड करती है, एक सेल से दो सेल्स बनती हैं, नई सेल्स बनती हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपकी सेल्स क्या हैं, पुरानी सेल से ही बनती हैं, चोट लग जाती है तो पूरा जो आपका वाउंड है वो हील हो जाता है। इसका मतलब आपके आसपास की सेल्स ने क्या किया, डिवीजन किया। तो वो जो सेल डिवीजन होता है वो क्या होता है, सेंट्रियोल की हेल्प से होता है,
ठीक है, क्लियर। और ध्यान रखेंगे प्लांट सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है सेंट्रियोल, वहां पे पोल्स वगैरह बनते हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर क्या है हमारा, सेंट्रियोल जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए दो स्ट्रक्चर्स और हैं आपके। अब ये तो हो गई आपकी क्या, सब सेल के अंदर की बात है, ठीक है। सेल के बाहर जो स्ट्रक्चर होती है, राइट, तो आपके जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो उसमें आपके दो स्ट्रक्चर अपने पहले इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। एक तो होती है आपकी सीलियाज, ठीक है, और एक होते हैं आपका फ्लैजिला। ध्यान देंगे सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है। देखिए सीलिया होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो मोशन में एक तरह से अगर आप बात करें ना, इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें दोनों की, तो वो एक ही है, क्या, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये आपका पैरामीशियम है सपोज, तो पैरामीशियम की आउटर जो सरफेस होती है उस पर छोटे छोटे इस तरह से क्या है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जो उसको मोशन करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, सीलियरी मोशन। तो ये फीडिंग में भी हेल्प करती है। तो सीलिया क्या होते हैं, देखिए छोटे एक तो साइज में क्या होते हैं, सीलिया साइज में स्मॉल होते हैं, लेकिन जो फ्लैजिला होता है हमारा, फ्लैजिलम होता है, वो साइज में क्या होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। चलिए सीलिया जो होते हैं नंबर के अंदर देखिए कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो लार्ज नंबर, ठीक है, या मैनी, लेकिन ये क्या होते हैं, कम ही होते हैं, 1 या 2, ठीक है। तो 1 और 2 वेरी करते हैं, कईयों में 8 भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 1 और 2 मैक्सिमम फ्लैजिलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो नंबर के अंदर ये क्या होते हैं, कम होते हैं। चलिए और अगर बात करें तो फ्लैजिलम जो होता है, ठीक है, उसकी जो मूवमेंट होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। एक ही होता है या दो होते हैं तो वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। अगर एक फ्लैजिला दूसरी साइड मूवमेंट कर रहा है तो दूसरा फ्लैजिला क्या है, फ्री होगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ किस तरह का होता है फ्लैजिला, किस तरह का होता है। ये अंदर से बेसल बॉडी से जुड़े रहते हैं, ठीक है, काइनेटोकोर इस तरह से। ये फ्लैजिलम काफ़ी लंबा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से फ्लैजिलम होते हैं, ठीक है। तो नंबर में 2 ही होंगे और इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। लेकिन सीलिया जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट मूवमेंट नहीं होती उनकी। ऐसा नहीं है कि ये सीलिया ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो सीलियास क्या करते हैं, एक साथ जैसे अपने नाव चलाते हैं तो उसे एक साथ क्या करते हैं, मूवमेंट फॉरवर्ड होती है उस तरह से, इनवर्ड फॉरवर्ड इस तरह से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अल्टरनेट भी करते हैं कई। लेकिन ये क्या होती है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, डिपेंडेंट मूवमेंट शो करते हैं एक साथ अगर मूव करेंगे तो, ठीक है, एक साथ मूव करेंगे। ये क्या होते हैं, मूवमेंट के लिए इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है इनकी। क्लियर। तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, आपके माइक्रोट्यूबुल्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है, अरेंज होती है। माइक्रोट्यूबुल्स वो ही इनकी स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है आपकी मूवमेंट या मोशन जिसको अपने बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये आपका सेल कंप्लीट हो गया है, ठीक है।